Along with me, I have AICC Secretary, Mr. Rudraj Sathe. I have Working President, Mr. Zakir Hussain. I have Mahima Singh Ji, who is in charge here of election media for the election and other things also here. And then we have Ramana Bora Ji, General Secretary in charge of administration. Okay. एक तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं कुछ चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस यहाँ पे होते रहे हैं और इलेक्शन के टाइम पे तो हर दिन ही कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब मुझे लगता है कि जितने भी इश्यूज आसाम से रिलेटेड हैं और जितने भी इश्यूज देश से रिलेटेड हैं वो मोरल हद तक जो है कवर कर चुके हैं। आप लोगों ने भी उसको आपके प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचाया होगा। मैं सिर्फ 4-5 पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूँगा। एक जो है पहले फेज का चुनाव हो चुका है, जिसमें 102 सीट पे चुनाव हुआ है, 102 सीट्स पे चुनाव हुआ है। आज मैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा इन हाउस जो हम लोगों ने एनालिसिस किया है, हमारे सर्वे रिपोर्ट जो आए हैं, हमारे अलायंस पार्टनर्स के जो सर्वे रिपोर्ट्स आए हैं और ग्राउंड से हमारे जो वर्कर्स हमें जो इत्तला दी हैं, इससे एकदम साफ हमें इंडिकेशंस मिले हैं। 102 सीट में 70% से ज़्यादा सीट इंडिया अलायंस को जा रहे हैं, 70% से ज़्यादा सीट इंडिया अलायंस को जा रहे हैं। अगर आप स्टेट बाय स्टेट भी अगर आप पूछेंगे, मतलब स्टेट बाय स्टेट भी आपको बता सकता हूं कि कौन से स्टेट में कितने सीट पोल्स पे गए हैं और कितने सीट इंडिया अलायंस को मिल रहे हैं। तो 70% से ज़्यादा सीट हम लोगों को मिल रहे हैं। इसी के वजह से इस एनालिसिस और इस फीडबैक जो हुआ, जो हमें मिला, मुझे लगता है ये फीडबैक प्रधानमंत्री जी को भी मिला होगा, ये फीडबैक सरकार को भी मिला होगा, ये फीडबैक भारतीय जनता पार्टी को भी मिला होगा। ये फीडबैक मिलने के बाद नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और इनके बहुत सारे लीडर्स ये बौखला गए, इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना। इसीलिए जो है जितनी गंदी बयानबाजी कर सकते हैं, जितने गंदे स्टेटमेंट दे सकते हैं वो दे रहे हैं। आज तक हिंदुस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री इतने नीचे गिर के किसी भी तरह का पोलराइजेशन करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं दिया होगा। ये आज जो स्टेटमेंट सुनने को मिल रहे प्रधानमंत्री जी की वजह से, ये पहला फेज का इलेक्शन की वजह से, उसके फीडबैक की वजह से। लेकिन कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस, हम लोग उनके पोलराइजिंग टैक्टिक्स में, हम लोग उनके ट्रैप में नहीं आने वाले। हमारे जो मेन मुद्दे हैं, हम लोगों ने जो मुद्दे पिछले 5 साल लगातार पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर हम लोगों ने जो उठाया है, बेरोजगारी का मुद्दा, गरीबी का मुद्दा, जो कंटिन्यूसली प्राइस रेज जो चल रहा है उसका मुद्दा, जो पेट्रोल डीजल गैस के जो दामे बढ़े उसका मुद्दा, जो जीएसटी एसेंशियल कमोडिटीज पे जो जीएसटी लगातार लगाते गए उसका मुद्दा, जो कम्युनल पोलराइजेशन देश में हुआ है उसका मुद्दा, जो सीबीआई, ईडी और आईटी का जो दुरुपयोग हुआ है इस देश में उसका मुद्दा, जो कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की साजिश है वो मुद्दा, जो हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अंडरमाइन करने की पूरी कोशिश ये सरकार की तरफ से जो रही है वो मुद्दा, मणिपुर का मुद्दा, जहां पे प्रधानमंत्री आज तक कदम तक नहीं रखे, वहां पे पूछ के तक नहीं देखे कि क्या हो रहा। चाइना जो हमारे हजारों किलोमीटर जो हड़प ली है, जो ऑक्युपाई करके रखी है, वो वाला मुद्दा, ये तमाम मुद्दों पे हम लोग जो है लगातार बात कर रहे हैं। ये चुनाव पे उन्हीं मुद्दों पे हम लोगों ने अपनी कैंपेन को रखा है और हमारा मैनिफेस्टो है, हमारे जो गारंटीज है, आने वाले दिनों के लिए हमारा जो विजन है, उसके ऊपर हम लोगों ने हमारे कैंपेन को केंद्रित किया है, उसी के ऊपर हम लोग रखने वाले हैं। मैं आसाम के बारे में भी बहुत सारा डेटा बहुत सारा मेरे पास है जो बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं बहुत सारा डेटा में इसलिए नहीं जाऊंगा कि आपके पास ऑलरेडी डेटा वो है। लेकिन कांग्रेस जो है
अपना जो मैनिफेस्टो जो रिलीज किए, जो नया पात्रा करके उन्होंने मैनिफेस्टो रिलीज किया है, उसमें हम लोग 25 गारंटीज दिए हैं। 5 मेन गारंटीज है, उसके अंदर हम 5 और गारंटीज हम लोगों ने सब गारंटीज दिए, जिसको मिला के 25 गारंटी जो होते हैं। अब वो 5 गारंटी में हम लोगों ने किसानों के लिए कुछ कहा। हम किसानों के लिए ये कहा है कि भाई हम एमएसपी देंगे, एमएसपी को लीगलाइज कर देंगे। हमने जब काले कानून पार्लियामेंट के अंदर लाए थे, उस टाइम पे हम लोगों ने एजिटेट किया था। कांग्रेस के ही सांसद शुरू किए थे, बाद में इंडिया अलायंस के बहुत सारे सांसद उसमें इकट्ठा हुए थे। वो जो सांसद 8 सांसद जो सस्पेंड किए थे, उसमें मैं भी एक हूं जिसको सस्पेंड किया गया था काले कानून को विरोध करने के लिए। हम लोगों ने विरोध किया, 14 महीने एजिटेशन हुआ और सरकार को वापस लेना पड़ा। आज चुनाव का टाइम है, जब हम लोगों ने पार्लियामेंट में कहा था कि किसानों को जो है एमएसपी देना पड़ेगा, आज हमारे गारंटीज में हम लोगों ने कहा है जैसा ही हमारी सरकार बनेगी हम एमएसपी लागू करेंगे, उसको लीगलाइज करेंगे और किसानों को जो उनका हक देना है, किसानों को उनकी जो आय जो उनका इनकम को दुगनी करने की जो बात हम लोगों ने पहले की थी, उसको जो करना है वो हम गारंटियों को दे रहे हैं। दूसरी जो है युवाओं के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, बेरोजगारी के बारे में हम लोग लगातार बात करते आए हैं। अगर आप आसाम में ही देखें, आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा जब मुख्यमंत्री बन गया है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड थे? 20 लाख के आसपास लोग अनएम्प्लॉयड थे। आज कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं? आज 35 लाख से भी ज्यादा युवा जो है अनएम्प्लॉयड है। तो ये जो डेटा है वो लोगों के सामने नहीं रखेंगे। वो बात करेंगे मदरसा की, वो बात करेंगे घुसपैठियों की, वो बात करेंगे माइनॉरिटी मेजॉरिटी की, वो केरला में जाएंगे आलतू फालतू बात करके आएंगे, वो कलकत्ता में जाएंगे आलतू फालतू बात करके आएंगे। वो जो है जिस पार्टी में वो गए हैं उस पार्टी के नेताओं को खुश करने के लिए आलतू फालतू कमेंट्स करेंगे, लेकिन आसाम की जो हालत है कि युवाओं की जो हालत है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोगों ने कहा है कि पहली नौकरी पक्की। हम लोगों ने कहा कि 1 लाख जो है राइट टू अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंदर हर युवा को यहाँ पे मिलेगा। हम लोगों ने ये भी कहा है 30 लाख से ज्यादा जो वैकेंसीज खाली पड़े हैं उसको हम जैसे ही आएंगे सरकार में उसको हम भर्ती करेंगे। और प्राइवेट सेक्टर हो, नॉन पब्लिक सेक्टर हो, इसमें जितनी नौकरियां जो खाली हैं वो भर्ती करने के अलावा जितने नए नौकरियां हम क्रिएट कर सकते हैं वो क्रिएट करने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पे भी 2 लाख नौकरियां देने का वादा था। आसाम में 2 करोड़ नौकरियां हर साल, नरेंद्र मोदी जी वायदा किए थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन 2 करोड़ इंटू 10 ईयर्स 20 करोड़ नौकरियां देना चाहिए था, उन्होंने दिया नहीं। इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि हम देश के युवाओं को ऐसे ही सड़क पे छोड़ेंगे नहीं, पकौड़े तलने के लिए छोड़ेंगे नहीं, गलत काम करने के लिए छोड़ेंगे नहीं। हम परमानेंट नौकरियां उन लोगों के लिए सरकार में देंगे और प्राइवेट सेक्टर में हम जितने नौकरियां क्रिएट कर सकते हैं उतने नौकरियां हम क्रिएट करेंगे। खासकर एमएसएमई सेक्टर में जो है हम लोग फोकस करेंगे। रूरल से नौकरियां नए नौकरियां क्रिएट करने के लिए हम फोकस करेंगे। हम अग्निवीर जैसी स्कीम को राहुल गांधी जी परसों कहा, अग्निवीर जैसी जो पार्ट टाइम स्कीम इन्होंने किया है हमारी आर्मी को कमजोर करने का, उसमें आपने देखा होगा कि अग्निवीर को आसाम से लेके पंजाब तक कितना बड़ा विरोध हुआ था, कितने युवा बाहर निकले थे, कितने ट्रेनें जले थे, आप लोगों को पता है। हम वो स्कीम कैंसिल करेंगे और परमानेंट नौकरी, आर्मी में भी परमानेंट नौकरी की हम परमानेंट नौकरी को वापस लाने का हम काम करेंगे। तीसरा, नारी के लिए, महिलाओं के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि कर्नाटका के चुनाव में हम लोगों ने अनाउंस किया था गारंटी महिलाओं के लिए। तेलंगाना के चुनाव में हम लोगों ने महिलाओं के लिए हम लोगों ने अनाउंस किया था कुछ गारंटी। हमारी सरकार वहां पे आई और पहले दिन से जो हम लोगों ने वायदे किया था, जो हम लोगों ने गारंटी उनको दिया था, हर महिला के हर गरीब फैमिली की महिला के अकाउंट में जो पैसे जाना है वो लगातार जाना शुरू हो गया है। हम नरेंद्र मोदी जी के जैसा हम जुमले नहीं बोलते, भारतीय जनता पार्टी के जैसे हम वायदे नहीं करते। हमारी कांग्रेस पार्टी, हम वही बोलते हैं जो हम कर सकते हैं और जो बोलते हैं वो 100% हम करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने महिलाओं के लिए कहा है कि 1 लाख रुपए पर ईयर, 8,500 रुपए पर मंथ हर
फैमिली जो गरीब है उनकी फैमिली में एक नारी को, एक महिला को जो है हम 1 लाख रुपए सालाना हम देंगे करके हम लोगों ने वायदा किया। उसको हम असिस्टेंस को 1 लाख का असिस्टेंस हर साल का जो वायदा है वो हम पूरा करेंगे। उसके अलावा मिनिमम वेज की बात है। मिनिमम वेज की बात तो भारतीय जनता पार्टी आसाम में बहुत बात की थी। 200 रुपए, 250 रुपए करेंगे, 400 रुपए करेंगे, 300 रुपए करेंगे बोले। उनके हर बार के असेंबली चुनाव के मैनिफेस्टो में आप देखो टी वर्कर्स की उन्होंने बात किया है। मैं तो देश की बात कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यहाँ की भी बात करना है। उन्होंने कहा था कि हम 400 रुपए करेंगे। कितना किया? उन्होंने 250 के पहले बोले, 300 के बोले, 400 का बोले, लेकिन फाइनली हुआ कितना? 200 रुपए का हुआ। हम कह रहे हैं कि पूरे देश भर में हम मिनिमम वेजेस बढ़ाएंगे, हम उसको पूरी तरह से लागू करेंगे। उसमें टी गार्डन वर्कर्स भी आएंगे और बाकी के सारे लेबर भी आएंगे। उसमें मनरेगा वर्कर्स भी आएंगे। 100 रुपए हम मनरेगा वर्कर्स को दे रहे थे, वो 400 पार सीटों की बात करते हैं। हम 400 पार गरीब लेबर के वेजेस की बात करते हैं। गरीब लोग जो वर्कर्स हैं, जो लेबर क्लास है, उनको मिनिमम जो है 400 रुपए वेजेस मिलना चाहिए। वो हम गारंटी दी है, उसका एक्ट लेके आएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। और फाइनली हिस्सेदारी की बात हम लोगों ने कहा है। हम उन्होंने कास्ट सेंसस की बात कहा है। बहुत सारे लोग, खासकर भाजपा कहती है कि देश को डिवाइड कर रहे हैं, समाज को डिवाइड कर रहे हैं, कहते हैं कि कास्ट सेंसस की जरूरत क्या है। भाई हम ये कहते हैं कि कांग्रेस हमेशा ये मानती है कि देश में जो है एक एगैलिटेरियन सोसाइटी होना चाहिए। हमारे देश में लेवल प्लेइंग सीट होना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। हम ये कहते हैं कि हर शख्स जो हमारे देश में पैदा होता है, हर सिटीजन हमारे देश में जो पैदा होता है, उसको इक्वल राइट्स होना चाहिए। बहुत सारे लोग गरीब घरों में पैदा होते हैं, बहुत सारे लोग पिछले वर्ग में, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के घरों में पैदा होते हैं। बहुत सारे लोग अपनी पैदाइश के टाइम पे ही जो है उनको मतलब इक्वल या लेवल प्लेइंग फील्ड उनको मिलता नहीं है। एक डेमोक्रेटिक स्टेट होने के नाते, एक वेलफेयर स्टेट होने के नाते हम चाहते हैं कि हर एक बंदा या बंदी, हर एक शख्स जो है पैदा हो पूरे हिंदुस्तान में, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। अब उसके लिए डेटा की जरूरत होती है, उसके लिए इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, उसके लिए स्टैटिस्टिक्स की जरूरत होती है। अब वो कैसा होगा? वो सिर्फ सेंसस के थ्रू होगा। हम लोग को पता, सरकार को ये पता चलना जरूरी है कि कौन सी कास्ट में या कौन से रीजन में कितने ग्रेजुएट्स हैं, कितने 10th पास हैं, कितने इनकम टैक्स पेई हैं, किसका सालाना या महीना का इनकम कितना है, किसकी एग्रीकल्चरल लैंड कितनी है, कितने ग्रेजुएट्स कौन सी फैमिली में है, कौन सी कास्ट में है। जब ये फीडबैक मिलेगा, जो सरकार की तरफ से हम स्कीम्स बनाएंगे, जो सरकार की तरफ से हम गारंटीज बनाएंगे, तो हम कुछ कास्ट को, कुछ कम्युनिटीज को, कुछ रीजन्स को हम टारगेट करके स्कीम्स बना सकते हैं, ताकि जो है जो इस देश में, जो इस देश का जो नागरिक है, उस हर नागरिक को कुछ ना कुछ मिले, उसको कुछ ना कुछ सुविधाएं मिले, उसको हम बेहतर तरीके से टारगेट करके उसके वेलबीइंग के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके तरक्की के लिए हम लोग नए नए स्कीम्स लेके आए हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने ये कहा कि हम कास्ट सेंसस करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि डिवाइड करने के लिए। भाई जब आदमी पैदा होता है, जब भी जो है बहुत सारी चीजें को उसका फायदा उसको नहीं मिलता। गरीब फैमिली में पैदा होता है, पिछले वर्ग की फैमिली में पैदा होता है, उसको जस्टिस दिलाने के लिए, उसको न्याय देने के लिए, उसको सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस उसको दिलाने के लिए जो है हम कास्ट सेंसस की बात की है। राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पूरी तरह से हमारे CWC में इसको डिस्कस करके हम लोगों ने इसकी बात की है, ये हम करवा के रहेंगे। इसके अलावा बहुत सारे आसाम को लेके बहुत सारी बात हुई है। आसाम में तरक्की की बात बहुत सारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर बाहर जाके बात करते रहते हैं, कहते हैं कि हमने आसाम में ये कर दिया, आसाम में वो कर दिया। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमने देश को बहुत डेवलप कर दिया। मैं उनको सिर्फ इतना ही, अब क्योंकि 10 साल के बाद वो चुनाव में जा रहे हैं, मोदी की गारंटी करके लगातार वो बोल रहे हैं। मैं उनसे कुछ सवालें पूछना चाहता हूँ। भाई 2014 के चुनाव के टाइम पे बहुत सारे वायदे इस देश के लोगों से आपने किया, और 2019 में भी बहुत सारे वायदे आप देश के युवाओं से, देश के लोगों से आपने कहा। आपसे इतना ही पूछना चाहता हूँ, आपने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां, 20 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? इसका डेटा सरकार आपके सामने रख रही है।
जब कोई पार्टी सरकार में रहती है तो 5 साल या 10 साल जब सरकार में रहती है तो उसको चुनाव के टाइम पे अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखना चाहिए। अब जनता के सामने जब आप रिपोर्ट कार्ड रखेंगे तो उस रिपोर्ट कार्ड में पहले आपके वायदे क्या थे, उसको फुलफिल किए या नहीं किए, वो आपको बताना चाहिए। 20 करोड़ नौकरियां कहाँ गए, 15 लाख रुपए काला धन लाके हर एक आदमी के बैंक अकाउंट में 15 लाख डालने वाले थे, वो कहाँ गए। नौकरियां में तो 20 करोड़ नौकरियां तो देने की दूर की बात, अग्निवीर जैसे स्कीम लाके, नोटबंदी लाके, जीएसटी लाके आपने जो नौकरियां ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी उन नौकरियों को भी छीनने का काम आपने किया है। आप बोला कि 15 लाख रुपए काला धन पूरा लाके 15 लाख रुपए डालेंगे। 15 लाख रुपए तो छोड़िए, 15 लाख करोड़ रुपए पिछले 10 साल में 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जो है अपने पूंजीपति दोस्तों को आपने कर्जा माफ किया। गरीब को पैसा दिया नहीं आपने, काला धन लाया नहीं आपने उल्टा 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा अपने पूंजीपति दोस्तों का माफ किया है। तीसरा आपने कहा था 2022 तक हर गरीब के सर पे छत होगा, अब 2024 है, हर गरीब के सर पे छत होगा। आप बताइए कि कितने घर पूरे हिंदुस्तान में आपने बनाए, कितने लोगों को जो घर अपना बनाना चाह रहे थे गरीब लोगों को कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए, इसका रिपोर्ट कार्ड आप रखिए। आपने कहा था 2022 तक इस देश में बुलेट ट्रेन आएगी। बुलेट ट्रेन तो दूर की बात, ये कुछ ट्रेनें इन्होंने शुरू किया था जो हमारे जमाने में हम लोगों ने टैक्स डाले थे, जो हमारे जमाने में हम लोगों ने सैंक्शन किए थे, जो यूपीए के जमाने में हम लोगों ने पैसा दिया था, वो ट्रेनों को झंडा हलाने का काम ये लोग किए थे। और उसमें भी इन्होंने क्या किया, आप देखिए जितने ट्रेन इन्होंने स्टार्ट किए वो सारे के सारे ट्रेन कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होके, कहीं ना कहीं उसमें दिक्कतें पैदा होके वो कोई ट्रेन आज चल नहीं रही है। वंदे भारत के नाम से इन्होंने कुछ ट्रेन स्टार्ट किए, तो बुलेट ट्रेन तो आई नहीं, सिर्फ बोला गया था 2022 तक करेंगे। 2022 तक 100 से ज्यादा स्मार्ट सिटीज की इन्होंने बात की थी। हिंदुस्तान के 100 सिटीज को स्मार्ट सिटीज में कन्वर्ट करेंगे। अगर मेरी मेमोरी ठीक है तो गुवाहाटी भी वो 100 सिटी में थी, सिलचर भी थी, गुवाहाटी भी थी। आप बताइए कि गुवाहाटी में कितना स्मार्टनेस आया है, क्या स्मार्ट सिटी का काम हुआ है, कितना पैसे डाले गए। मैं यूथ कांग्रेस के जमाने में, मैं आज से 15 साल 20 साल पहले जब यूथ कांग्रेस का नेशनल ऑफिस पर हुआ करता था, जब मैं आसाम बहुत आया करता था, बहुत प्रोग्राम में आया करता था, जब कांग्रेस की सरकार में जो तरक्की हुई थी, जो कांग्रेस की सरकार में जितना डेवलपमेंट हुआ था वहीं पे डेवलपमेंट रुका हुआ है। उसके बाद में ना कोई रोड बनी, ना कोई ब्रिज बनी, ना कोई पानी का कनेक्शन यहाँ पे मिला, ना कोई नदी क्लीन हुई। आप बताइए कि क्या स्मार्टनेस इस गुवाहाटी में या सिलचर में आया। 100 स्मार्ट सिटीज बनाने वाले थे, 100 तो छोड़िए, एक स्मार्ट सिटी का नरेंद्र मोदी जी नाम ले लें जो उन्होंने उस सिटी को बढ़िया तरीके से उन्होंने डेवलप किया है, और तो बढ़िया तरीके से उसको स्मार्ट सिटी में उन्होंने कन्वर्ट किया, वो हुआ नहीं। इस तरीके के इतने वायदे उन्होंने 2014 में और 19 में देश के लोगों से उन्होंने किया था, आज तक एक भी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास उनके रिपोर्ट कार्ड में हर जो वायदे के अगेंस्ट में फेल करके है, वो रिपोर्ट कार्ड आपके सामने ला नहीं रहे। आज वो लोग सिर्फ उन मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं जिससे हमारे समाज में तनाव हो, हमारे समाज में डिवीजन हो, भड़काने वाली बयानबाजी, इससे वो चुनाव जीतने की वो कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ये होने नहीं देंगे। हम लोग अपना फोकस जो है मूल मुद्दों पे रखेंगे, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी में आदमी का, नागरिक का, देश के लोगों का जो है वेलफेयर होना चाहिए। उस वेलफेयर के लिए हम लोगों ने इस देश में एक सुई तैयार की नहीं जा सकती थी। एक सुई जो है, एक नीडल जो है मैन्युफैक्चर नहीं होती थी, वहां से लाके हम लोगों ने इस देश में स्पेस में सैटेलाइट्स, जो अपना इंडिजिनियस सैटेलाइट्स भेजने के लेवल तक हम लोगों ने डेवलप करके लाया था। पीएसयूज हमारे 450 पीएसयूज हम लोगों ने बनाया था। हम लोगों ने डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश की थी। हम लोगों ने गांव-गांव तक तरक्की पहुंचाने का काम की थी। गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया था। गांव-गांव तक पानी पहुंचाने का काम किया था।
सिटीज जो छोटे मोटे सिटीज थे उसमें बड़े सिटीज में तब्दीली की थी। एयरपोर्ट्स, IIMs, IITs, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उसमें यूनिवर्सिटीज जो है मेरे ख्याल से 20-30 यूनिवर्सिटीज थे 1947 में, वहाँ से ले जाके 450 यूनिवर्सिटीज हमने किया। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस, HAL, BHEL, मतलब कितने हम लोगों ने कारखाने इस देश में तैयार किया, कितने डैम्स तैयार किया, ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन लेके हम लोगों ने इस देश में किया। यहाँ पे खाने के लिए खाना नहीं हुआ करता था, लेकिन आज हम लोगों ने एक सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी हम लोगों ने क्रिएट किया। हमारे यहाँ इंपोर्ट होता था खाना, हमारे यहाँ राशन इंपोर्ट होता था, हमारे पास उस टाइम पे चावल से लेके गेहूं से लेके हर चीज इंपोर्ट होती थी। आज हम उन तमाम चीजों की, उन फूड प्रोडक्ट की एक्सपोर्टिंग नेशन हम लोगों ने बना के छोड़ा था। तो वहां से 2014 से 2024 तक और तरक्की होना चाहिए था। कोई भी सरकार अगर बनती तो तरक्की करती थी। नरेंद्र मोदी जी इस सरकार को, इस देश को 20 साल 30 साल पीछे लेके गए। ये लोग बड़े बड़े क्लेम्स करते हैं, हॉलो क्लेम्स करते हैं, लेकिन तरक्की कुछ हुई नहीं। तो इन तमाम चीज़ों को लेके हम इलेक्शन में जा रहे हैं। हम यहाँ पे भी नॉर्थ ईस्ट के लिए इतना पैसा हम लोगों ने सेपरेट मिनिस्ट्री क्रिएट किए थे पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए पैसा देने के लिए। आप इनसे पूछिए, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता है तो 2014 से लेकर 2024 तक जो नॉर्थ ईस्टर्न मिनिस्ट्री के लिए जो पैसा दिया गया, कितना पैसा इन लोगों ने खर्च किया? किसी भी साल में 60% से ज़्यादा पैसा इन्होंने खर्च नहीं किया। हम जो है 90% से ज़्यादा हम लोगों ने पैसा खर्च करते थे हर स्टेट में। आसाम को स्पेशल स्टेटस इन्होंने दिलाने की इन्होंने बात की थी। जो पैसा हम देते थे उसमें कटौती हुई। ये आसाम अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करने की इन्होंने बात की थी, वो हुआ नहीं है। इनकी जो वायदे हैं, अगर मैं अभी बोलते जाऊंगा तो इतना टाइम लग जाएगा और इतने सवाल उससे उठेंगे कि ये उसको जवाब देने में इनको मुश्किल होगा। नॉर्थ ईस्ट में इतना बड़ा दंगा हुआ, आज भी चल रहे हैं, आज भी लोग मारे जा रहे हैं मणिपुर में। आप उनसे एक सवाल पूछिए, भाई आपको पाकिस्तान जाने के लिए आपको टाइम मिल जाता है, दूसरे देश विदेश में जाने के लिए टाइम मिल जाता है, कहीं कोई गाय या नहीं तो कहीं कोई एक छोटा सा हादसा हो जाता है तो उसके बारे में ट्वीट करने के लिए आपको टाइम मिलता है। मणिपुर में आज 450 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, 70,000 से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं, पता नहीं कितने लोगों के ऊपर केसेस हुए हैं, कितने लोग घायल और हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं, कितने पुलिस स्टेशन जला के जो है उग्रवादी वहाँ का आर्म्स छीन के लेके गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले कोई नहीं किए। राहुल गांधी जी 2 टाइम वहाँ पे गए और इंडिया अलायंस का 22 पार्लियामेंट मेंबर्स का, 22 MPs का अलग अलग पार्टीज का डेलीगेशन वहाँ पे गया, दिन भर वहाँ पे रहा, उन लोगों से बातचीत करा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के पास में आधा दिन नहीं मिला उनको मणिपुर जाने के लिए। ये जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन क्योंकि मणिपुर में भाजपा की गवर्नमेंट है और दिल्ली में भाजपा की गवर्नमेंट है, उनके शासित राज्य में ये हो रहा है, तो उनको जवाब देने के लिए कुछ नहीं था तो वो गए। तो इसके साथ में इतना करप्शन, ये दूसरों को बोलते हैं कि करप्ट पार्टियां हैं, करप्ट नेताएं हैं, दूसरों को बोलते हैं। आखिरी चीज़ें बोल के मैं ख़त्म करूंगा। इतना बड़ा घोटाला हुआ है हिंदुस्तान में, इतना बड़ा घोटाला हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, जिन्होंने जैसा इन्होंने धांधली मचा रखी है, जो हफ्ता वसूली ये लोग किए हैं। सुबह में ED का, IT का या CBI का छापा पड़ता है, शाम में या अगले दिन जिसके यहाँ छापा होता है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में पैसे जमा करता है, तीसरे दिन जो है वो छापा खत्म हो जाता है। समन्स जाते हैं कंपनीज को, जैसे ही वो जाके पैसा जमा करते हैं बीजेपी के इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, वो समन्स खत्म हो जाते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट्स जिनको देते हैं, पहले पैसे जमा करना है, उसके बाद अगले दिन उनको कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल जाता है। एक कंपनी ऐसी है जिसका जो है जिसका ओवरऑल इनकम से 50 गुना ज्यादा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में पैसा देते हैं, और उसमें ऐसे कंपनियां हैं जिसका कोई बिजनेस ही नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में ले जाके पैसे देते हैं।
इतनी बड़ी धांधली हुई है। ये छोटे छोटे इश्यूज के बारे में नरेंद्र मोदी जी इतना बोलते हैं पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में ना तो एक ट्वीट, ना तो एक स्टेटमेंट, ना तो सफाई आज तक। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर केस जो है, पीएम केस का भी खुलासा होना चाहिए। पीएम केस का भी खुलासा होना चाहिए। जिस चाइना हमारे खिलाफ हमारी 2000 किलोमीटर से ज्यादा जमीन हथिया लिए, कब्जा करके रखी है, चाइनीज कंपनीज के नाम पे पीएम केस में ये लोग पैसा लिए। मतलब अगर कोई फोटो खिंचवा दे चाइनीज ऑफिशियल्स के साथ में या चाइनीज डिप्लोमेट्स के साथ में तो सवाल हो जाता है। उनके कंपनीज से पैसा लिया जाता है, उसके ऊपर सवाल नहीं हो सकता है। तो इतनी बड़ी धांधली जो प्राइम मिनिस्टर ने और भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में और पीएम केस में कर रखी है, इससे बड़ा घोटाला और कोई हो नहीं सकता, इससे ज्यादा भ्रष्टाचार हो नहीं सकता। ऑफिशियल एजेंसीज को इस्तेमाल करके हफ्ता वसूली इन्होंने किया है, हफ्ता वसूली इन्होंने किया है। धंधा दो चंदा लो, धंधा देंगे, कॉन्ट्रैक्ट देंगे, चंदा लेंगे। इसी तरह का यहाँ आसाम में हुआ है। आसाम से एक बड़ी अच्छी चीज हुई थी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जितने कांग्रेस के लीडर्स थे उसमें एक एक करके उनको बोलेंगे फलाना करप्ट है, फलाना भ्रष्टाचारी है, फलाना फलाने केस में इन्वॉल्व है, फलाना फलाने स्कैम में इन्वॉल्व है, ये वो बोलेंगे पहले। अब वो जैसे ही भाजपा अप्रोच करेगा, जैसे ही वो भाजपा में जाके जमा हो जाएगा, उसके बारे में कोई आरोप नहीं रहेगा, उसका कोई समन्स नहीं आएगा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। शुरू हुआ था आसाम से। इनका वॉशिंग मशीन है, यहाँ पे वो टेंटेड हो जाएंगे, यहाँ पे उनके खिलाफ जो है आरोप लगेंगे। जैसे वो भाजपा की वॉशिंग मशीन में वो घुस जाएंगे, उधर से जब निकलेंगे तो साफ सुथरे वो निकल जाएंगे। ये शुरुआत आसाम से हुआ था। आसाम के मुख्यमंत्री के खिलाफ इन्होंने इतने आरोप लगाए थे, जैसे ही वो भाजपा ज्वाइन कर लिए तो सारे आरोप खत्म। इसी मॉडल पे पूरे देश भर में ये लोगों ने कांग्रेस के और अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स को अपने पार्टी में शामिल किया। इसी मॉडल के ऊपर कई पार्टियों को इन्होंने तोड़ा, चाहे एनसीपी हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो। इसी मॉडल के ऊपर कई सरकारें इन्होंने गिराए, वो जो मध्य प्रदेश में हो, कर्नाटका में हो, अरुणाचल प्रदेश में हो, मेघालय में हो, गोवा में हो, इन्होंने सरकारें गिराने का काम किया है। ये जो नया तरीका नरेंद्र मोदी जी ने क्रिएट किया है, ये आसाम से शुरू है, पूरे देश भर में पहला है। इसको बंद करना चाहिए। जो हम लोगों ने प्रजाप्रभुत्व व्यवस्था हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया था 1947 में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस के ऊपर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, उस कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडेशन पे हम लोगों ने एक डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश की थी। उस डेमोक्रेसी को वापस लाना पड़ेगा, उस डेमोक्रेसी को वापस एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। आज जो 400 पार का नारा ये लोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनको पता है 407 सीट जब तक इनके पास नहीं आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन बदल नहीं पाएंगे। इनकी जो कॉन्स्पिरेसी है, इनका जो हिडन एजेंडा है, ये हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते हैं, ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, ये वोटिंग राइट्स छीनना चाहते हैं, ये जो इम्पोर्टेंट एजेंसी से अपने हाथ में रखना चाहते हैं, ये इनका दमनकारी शासन जो है उसको चलाना चाहते हैं। इनकी जो साजिश है कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की, उसको नाकाम करना पड़ेगा। हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, स्वतंत्र संग्राम के जो सेनानी थे, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो लोग सारे लोग मिलकर हम लोगों को एक पूरी दुनिया में एक बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन जो दिए हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग को बचाना पड़ेगा। उस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, हमारे डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आज हम लोगों को नरेंद्र मोदी को, भाजपा को, एनडीए को हराना पड़ेगा। आज लड़ाई हमारे सामने सत्ता की नहीं है, आज लड़ाई हमारे सामने कुर्सी की नहीं है, आज लड़ाई हमारे सामने कौन प्रधानमंत्री बनेगा उसकी नहीं है। आज हमारे देश में लड़ाई इस चुनाव में डेमोक्रेसी को बचाने की है, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की है और हिंदुस्तान का आने वाले कल को बेहतर बनाने की है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, तो कल हम लोगों ने एक चीज में भूल गया था बोलने के लिए, कल हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन में हम लोग गए थे। परसों रात में कंप्लेंट किए थे प्रधानमंत्री जी के भाषण पे। इतना ऑब्जेक्शनेबल भाषण उनका था, इतना गंदा घटिया भाषण था, इतना गिरा हुआ भाषण किसी प्राइम मिनिस्टर, जैसा पहले मैंने बताया, कोई प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया था।
हम लोगों ने परसों रात में कंप्लेंट किया, कल हमारी हियरिंग भी थी, सारे तथ्य हम लोग सामने रखे हैं, सारे पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत हम लोगों ने जो हमारा कंप्लेंट बनाया था उसको सामने रखे हैं, सारे एविडेंसेस सामने रखे हैं। इन्होंने तय कर लिया, जुडिशियल प्रोसेस में इंटरवीन करने का स्टार्ट कर लिया, इलेक्शन कमीशन को भी मिसयूज करने का काम कर लिया। आज इलेक्शन कमीशन इज ऑन ट्रायल कि इलेक्शन कमीशन जब इतना घटिया भाषण ओपनली दिया गया, जिसमें सिर्फ हमारे देश में नहीं, अलग अलग देश में जो है उसकी आलोचना हो रही है, अलग अलग देश में उसका क्रिटिसिज्म हो रहा है। आज इलेक्शन कमीशन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके भाषण के ऊपर कार्रवाई करेगी और उनको इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के तहत उनके ऊपर एक्शन लेगी क्या? अभी एक क्वेश्चन मार्क है। इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी ट्रायल एंड आई होप द इलेक्शन कमीशन विल एक्ट in a non-partisan way and it will take the Prime Minister to task in this. Thank you so much. Your questions. Yes. देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो मैनिफेस्टो के बारे में टिप्पणियाँ की, आप जर्नलिस्ट हैं, हमारा मैनिफेस्टो हमारे वेबसाइट पे आप मैनिफेस्टो निकाल के पढ़ लीजिए। उन्होंने जो कहा दूर दूर तक उसकी बोर तक आए उसमें, तो फिर आप जो है, आप जर्नलिस्ट हैं, आप उसको जो है एनालिसिस अपने टीवी चैनल्स पर कर सकते हैं। हम लोग मैनिफेस्टो की कॉपी इस देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इस देश के प्रेसिडेंट को हम भेज रहे हैं। हम इलेक्शन कमीशन में मैनिफेस्टो जमा किए हैं। इस तरह से एक प्रधानमंत्री इतना ओपनली जो झूठ बोल रहा है वोट के लिए, चंद वोट के लिए इतना जो गिर के जो इतने गंदे और घटिया स्टेटमेंट जो बोल रहा है, अब उनको जो है उनके ऊपर हम लोगों ने कंप्लेंट दर्ज किया है इलेक्शन कमीशन को, उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। और जहाँ तक मंगलसूत्र की बात है, मंगलसूत्र के बारे में वही बात कर सकता है जिसको मंगलसूत्र के गरिमा के बारे में, मंगलसूत्र के बारे में कोई इज्जत हो, उनके दिमाग में और दिल में कोई इज्जत हो। जो अपने ही घर में मंगलसूत्र को जिसने इज्जत नहीं दिया, जो अपने ही घर में मंगलसूत्र की कोई अहमियत नहीं है, जो अपने घर में मंगलसूत्र का कोई उनके अपने घर में, उनके अपने घर के कल्चर में जिन्होंने मंगलसूत्र को कोई अहमियत नहीं दी, वो क्या दूसरों के मंगलसूत्र के बारे में बात करते हैं। और दूसरी बात उन्होंने जो कहा उसमें कि इसका पैसा लेके उसको दे देंगे, उसका पैसा लेके इसको दे देंगे। पहले मैंने अपने स्टेटमेंट में कहा, भैया आपको पैसा बचा कहाँ है किसी को देने के लिए? 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा अपने दोस्तों को देके अपने देश से भगा दिया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स में बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को आपने कॉन्ट्रैक्ट दे देके उनसे पैसा हथिया लाके भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में डाल दिया। जितने बड़े बड़े घोटाले देश में हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं फंसे हुए हैं। आज जो पैसे बांटने की बात करें, आपने कुछ बचाया ही नहीं। एमएसएमई सेक्टर में गरीब दुकानदारों के जो आपने नोटबंदी करके दुकानदारों को जो इनकम आता था वो बंद कर दिया। फार्मर का इनकम खत्म हो गया, नौकरियां है नहीं, मार्केट में पैसा है नहीं, आपका एक्सपोर्ट्स लगातार गिरते जा रहा है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन गिरते जा रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन गिरते जा रहा है, मार्केट में पैसा है नहीं, तो पैसा देंगे किसी को कहाँ से? पहले तो पैसा मार्केट में आए, पहले हमारी धन संपत्ति बचाए हम लोग, उसके बाद किसको देना किसको नहीं देना, कौन से स्कीम लाना, कौन से बजट में कितने अलग अलग प्रोग्राम करना, वो बाद में बात करेंगे। जो आदमी पैसा ही छोड़ा नहीं हमारे खजाने में, और इतने करोड़ों लाखों के करोड़ों रुपए जो खर्चा कर रखा है देश की ट्रेजरी के लिए, देश के बैंकों के लिए, जो है इतना खर्चा बाहर से कर रखा है, वो अब कह रहा है कि लूट जाएगा। लूटे हुए देश में और क्या लूटेंगे कोई भी? आपने ये बोला है कि के जो मतदाता है उसके 70% शिक्षा को मत मिलेंगे। असम में क्या है? आपने बोला कि कैसे नहीं होंगे, देखिए असम में जिस तरीके के हालात पिछले कई सालों से है, यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड इन्होंने रखा नहीं है। हम लोगों ने हमारे जो असम की सरकार की जो नाकामियाँ भी हैं उसको लोगों के सामने रखा, और एनडीए सरकार के नाकामी में और
इलेक्शन मुझे लगता है कि हम 5 सीट पे चुनाव हुआ है और 5 सीट के चुनाव हुआ, 5 जगह अच्छा वोटिंग हुआ, जबरदस्त डेवलपमेंट आसाम में भी है। आसाम में जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे, आसाम से भी आपको लोग बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट सकते हैं। मतलब इंडिया अलायंस, हम लोग भी इंडिया अलायंस से हम लोग कितने सीटें मिलने की है, कहाँ से कितने सीट मिलने की आपको मतलब आशंका है कहाँ से इंडिया अलायंस आसाम में? देखिए इंडिया अलायंस में तो इंडिया अलायंस में ज्यादातर सभी लोग लड़ते हैं, एक सीट दूसरे लड़ रहे हैं। मैक्सिमम सीट कांग्रेस पार्टी में हमें मिलेगी। इनका पहले चरण में जो वोटिंग आसाम में हुई है उसकी वजह से यहाँ में चीफ मिनिस्टर और यहाँ में सत्ताधारी पार्टी को बुलाई गई है। जिस तरह से हमारे ऑफिसर्स पे अटैक हो रहा है, जिस तरह से हमें दंगा फसाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे वर्कर्स को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे वर्कर्स को फोन कॉल जाना है डराने धमकाने की, कई लोगों के खिलाफ ईडी आईटी के लोग फोन कॉल जा रहे हैं हमारे सीनियर ऑफिसर्स लीडर्स को होकर रख रहे हैं। तो इससे एकदम साफ कर जाता है कि यहाँ में भी पहले जो 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में जो चुनाव हुआ है, यहाँ पे मैक्सिमम सीट कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। इस बार जैसा मैंने कहा कि चौंकाने वाले रिजल्ट में आसाम से आएगा। नॉर्थ ईस्ट में आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? देखिए नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर रीजनल पार्टी जो भाजपा की एमपी मिले नॉर्थ ईस्ट में, उन्होंने जैसा तैयार करके लोगों को अपनी पार्टी में लेके जरा नहीं किया है। बट मुझे लगता है कि हमें यहाँ पे लॉस करने के लिए कुछ नहीं, हमें नॉर्थ ईस्ट से गेम होंगे और हमारी सरकार दिल्ली में बनेगी। पहले जैसा विशेष ध्यान नॉर्थ ईस्ट दिया करते थे उस तरह से विशेष ध्यान हमें देंगे, क्योंकि हम मानते हैं भले सीटें कम आएंगी नॉर्थ ईस्ट से, भले सीटें जो कम होंगी, यहाँ पे 14 सीटें पकड़ के नॉर्थ ईस्ट जिला में एक सीट है, कैसे भी रहे जो भी है, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट का एरिया जो है हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। हिंदुस्तान के मैप में जो है उसका अहम हिस्सा है। हम इसको विशेष ध्यान हमेशा देते आए हैं। इलेक्शन के रिजल्ट में कुछ भी हो, हम जो है जैसे सरकार बनेंगे, जैसे सरकार हमारा बनेंगे, पहले कैसा हम ज्यादा उससे ज्यादा बनेंगे। अब ज्यादा ध्यान इसलिए भी देने की जरूरत है, चाइना जिस तरीके के अत्याचार बॉर्डर पे कर रहे हैं, जिस तरह से तंग कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे जमीन कब्जा कर रहे हैं, हम लोगों को यहाँ विशेष ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन आसाम की स्टेट में बोला है तो कोई भी आंदोलन नहीं है और चारों तरफ औकात है। सीएम का बोलना है कि कोई आंदोलन नहीं है, इस बार भी कई बोल बता रहे हैं। देखिए हिमंत बिस्व शर्मा को ओवर बात करने की आदत है, ओवर कॉन्फिडेंस में होती है। उनको लग रहा है कि आसाम प्रदेश के लोगों इस तरह से दबा के कुचल के वो रखे हैं, इस तरह के अपोजिशन पार्टीज के कार्यकर्ताओं को दबा कुचल के रखे हैं, उनको डराने धमकाने का काम करते हैं, पोलराइजेशन की टैक्टिक्स करते हैं। और यहाँ पे सिर्फ एक मुद्दे पे जो है वो कोई बातचीत रहती है, उनकी जितनी बयानबाजी होती है, और राजस्थान में भी जाते हुए एक ही बात करते हैं, केरला के बॉर्डर पे जाते हुए एक ही बात करते हैं, बेंगलुरु में जाते हुए एक ही बात करते हैं। उनकी बातचीत में कोई डेवलपमेंट एजेंडा नहीं रहता है, उनकी बातचीत में सिर्फ हिंदू मुसलमान तो इसलिए उनको लग रहा है कि हिंदू मुसलमान करके पोलराइज करके वो वोट लेंगे। आसाम की जनता हिंदू मुसलमान से पूछ चुकी है, आसाम की जनता को डेवलपमेंट चाहिए। आसाम की जनता चाहती है जिस तरह से कर्नाटक में डेवलपमेंट हुआ, तेलंगाना में डेवलपमेंट हुआ है, पंजाब में डेवलपमेंट हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ, राजस्थान में, जैसा जहाँ कांग्रेस की सरकारें थे और हैं वहाँ पे जैसा डेवलपमेंट हुआ उसी तरह का डेवलपमेंट यहाँ भी चाहती है। वो चाहती है कि आसाम की जनता चाहती है कि गुवाहाटी को बैंगलोर जैसा बने, हैदराबाद जैसा बने, चाहती है कि वो जयपुर जैसा बने, चाहते हैं कि यहाँ भी एम्स है, आगे हमारे बड़े बड़े कॉलेजेस है। वो चाहती है कि आसाम में भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आसाम में भी बड़े बड़े कारखाने आए जिससे जो है हमें एनवायरमेंट जनरेट। अगर हिमंत बिस्व शर्मा की अगर वाकई में हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीते हैं तो मुझे लगता है कि वो गलत फहमी में है। इस बार चुनाव जो है
थैंक यू।